हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? एक बार कमेंट करके बताओ, क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो एक बार बता दो तो बढ़िया तरीके से। देखो आज की क्लास में, ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, बस समझेंगे और देखेंगे ना कि क्या चीज़ हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको में कितना टाइम पढ़ना है ना। बस ये सब देखेंगे और उम्मीद करेंगे तुम लोग अच्छे से देखोगे, समझोगे और इस बात को एकदम दिमाग में छाप लोगे, ठीक है, कि अब टाइम देखो कम बचा है तो हमको देखो उसी चीज पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, जिससे बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ये सबको पता है कि हर एक चैप्टर से ना, हर एक चैप्टर सवाल तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, लेकिन उस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से, ठीक है, ऐसा टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है, उस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है और उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आएगी नहीं? देखो पूरा पढ़ लोगे एक बार, अच्छी बात है ना, लेकिन उसके बाद पूरा पढ़ने के बाद हम उन चीजों फोकस करेंगे जिनसे बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, पेपर देखोगे, ठीक है, अगर तुम प्रीवियस ईयर देखो, अनसॉल्व देखो, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक देखो, तो उसमें अगर तुम पिछले 5 साल का पेपर उठाओ या 10 साल का पेपर उठाओ, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो हर साल आए होंगे और सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखो पतली सी बुक है, उसी में से क्वेश्चन बनेगा, बाहर से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, हमें उस क्वेश्चन को तो एकदम रट लेना है ना। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग टॉपिक को देखेंगे और उम्मीद करेंगे सभी लोग मेरी बात को समझोगे, ठीक है। तो इन सब सारे टॉपिक को जो हम बता रहे हैं, इन सब सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, मतलब तुम्हें ज्यादा मेहनत, ठीक है, अब इन्हीं सब सारे टॉपिक पे करना है और इन्हीं सबको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। और उस पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से लगा लो, ठीक है। अगर इतना कर लोगे तो बहुत आराम से हमारा देखो 80% क्वेश्चन तो बन जाएगा केवल इन्हीं सबसे। बाकी अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो पूरा तो आएगा ये नंबर, ठीक है, लेकिन अगर अभी भी तुम चाहते हो कि यार पूरा हो जाए, मतलब इतना हमारे हाथ में आ जाए 80% से लेके 85% तक, ठीक है, ये हमारे एकदम हाथ में आ जाए, ये कहीं ना जाए, तो इसके लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा सिंपल सा जो हम बता रहे हैं। बस इन सब टॉपिक को भैया एकदम अच्छे से रट लेना, उस पर बेस्ड जो 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगा लेना। क्या समझ में आया? देखो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, है ना। देखो अब जैसे हमारा पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, ठीक है। अब देखो इस संबंध एवं फलन में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है क्या है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। और इन तीनों को जब मिक्स कर देते हैं तो पूरा क्या बनता है? तुल्यता संबंध, ठीक है। तो तुल्यता संबंध पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी रिपीटेड है, जो बार बार आया हुआ है, जैसे देखो एक होता है, ठीक है, क्या बोला जाए, एक होता है जो कि R1, ठीक है, कि सर जी R1 तुलता संबंध है और R2 भी तुलता संबंध है, तो सिद्ध करो कि R1 इंटरसेक्शन R2 ये क्या है? एक तुलता संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि R1 यूनियन, ठीक है, R2 ये क्या है? ये भी एक तुल्यता संबंध है, ये प्रूफ करो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस पे तुम्हें पढ़ना है, मतलब तुल्यता संबंध पे जो भी मुश्किल से 3 से 4 सवाल, ठीक है, जो बार बार एक बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, बस उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद एकाकी फलन और आच्छादक फलन, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस तो दोनों करना पड़ेगा, तो एक इस पे कर लो, इस पे कर लो, ठीक है। अब देखो एकाकी आच्छादी में तुम्हें कोई एक सवाल देगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन देगा, जैसे देगा कि एक क्वेश्चन दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू, लिख दिया 2x। अब बताओ ये एक क्या की है कि नहीं, ये पूछेगा, ठीक है। या सिंपल सा क्वेश्चन देगा कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका फंक्शन डिफाइन होगा रेंज, ठीक है, वो भी पूछेगा कि बताओ ये एक क्या की है कि नहीं। बोलो बात समझ में आई? तो बस तुम्हें चेक करना रहेगा, तो बस अच्छे से लगा लेना, ठीक है, मतलब एकाएकी पर और आच्छादक पर 2 सवाल 3 सवाल अच्छे से समझ के लगा लेना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे हम आराम से उसे एकाएकी आच्छादी बता दें, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, ज्यादा नहीं, ठीक है। अंदर इसके और भी सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन हमें इन सब सारे क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इस पर मतलब 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, 5-6 क्वेश्चन को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे हमारा ये जो
हेडिंग है, जो टॉपिक है, अच्छे से माइंड में एकदम सेट हो जाए और इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ इसको ऐसे किए थे। बाकी एक्स्ट्रा तो लगाएंगे लगाएंगे, लेकिन इतना हमें करना है, इतना एकदम कंपलसरी करना है करना है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला और सबसे सिंपल जो टॉपिक होता है वो होता है परिसर और प्रांत निकालने वाला। ठीक है, हमको परिसर और प्रांत पूछता है, एक नंबर में परिसर पूछता है या फिर उसका प्रांत पूछता है। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें परिसर और प्रांत आना चाहिए, और साथ ही साथ जो मुख्य मान शाखाएं होती है, क्या सबका मुख्य मान क्या होता है, याद होगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो मुख्य मान शाखा होता है उस पर बेस्ड जो सवाल आते हैं उन सब सारे सवाल को हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर पूछ दिया जाए कि हाँ भैया कॉस इनवर्स, ठीक है, माइनस में 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, ये वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन एकदम अच्छे से पकड़ बना के तुम लगा लो। ठीक है, मतलब ये कंपलसरी कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी इसके गुणधर्म में भी सवाल आते हैं, लेकिन अब गुणधर्म जो है वो हट गया है, एनसीईआरटी से जो गुणधर्म है वो हट गया है। तो अगर देखो गुणधर्म अगर हट गया है तो उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में नहीं आएगा ना। लेकिन बट ये है कि यार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन आएगा लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व तो करने आना चाहिए हमें ना, तो उसको लगा लेना। बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये मैं सोचना सर जी आप उसको नहीं कह रहे तो वो नहीं आएगा एग्जाम में, देखो वो भी एग्जाम में आएगा, उससे भी चांस बनता है, लेकिन इन सबसे मतलब 90% श्योर होता है कि यार इससे एक क्वेश्चन देगा ही देगा। ये बात हम बताए ना कि मतलब अगर इन सब टॉपिक को कर लोगे तो 80-85% क्लियर है एकदम, और इन सब टॉपिक से हर बार सवाल एक एक दे देता है। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, बाकी और जो टॉपिक है उनको भी क्लियर करना बाद में, लेकिन पहले इसको अच्छे से करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन बनता है, और सिंपल क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 100% आता है ही आता है। क्या समझे ना, कठिन क्वेश्चन केवल 10% होता है, बाकी सब इजी मॉडरेट होता है ना। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर करो एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब देखो थर्ड चैप्टर में जो आव्यूह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में देखो जो आव्यूह के प्रकार है ना, आव्यूह के प्रकार से देखो एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आव्यूह के प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा को और उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कि अगर उस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछे कर ले हम। ठीक है, उसके बाद देखो आव्यूहों का परिवर्त इंपॉर्टेंट होता है, और सम्मित आव्यूह तथा विषम सम्मित आव्यूह का जो प्रमेय है उससे अच्छे से पढ़ना, उसकी जो प्रॉपर्टी उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और फिर व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसमें हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, इस ए इनवर्स को तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक, उस पर केवल एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अच्छे से ढंग से लगा लो कि हमें ये पता चले कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो अब देखो आता है चैप्टर नंबर 4 सारलिक। ठीक है, चैप्टर 4 सारलिक। अब देखो सारलिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है बार बार, त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद है जो हम लोग सारलिकों का अनुप्रयोग में जो सारलिक का यूज करके किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं वो बात हो जाएगी। और उसके बाद सारलिक का जो सारलिक होता है ना उसके उप सारलिक और सखंड माइनर एन को फैक्टर कैसे निकालते हैं वो चीज। सखंड में साइन लेते हैं, मतलब साइन के साथ सॉल्व करते हैं, उप सारलिक में तो बस उसका मान निकालते हैं ना। तो ये टॉपिक अच्छे से करना। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो हम लोग सारलिक और आव्यूह का उपयोग करके जो एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं। ठीक है, 3 चर में 3 रैखिक समीकरण। ठीक है, 2 चर वाला तो बहुत कम देगा, अगर देगा तो 3 चर वाला ही देगा। तो 3 चर में 3 रैखिक समीकरण को हम लोग आव्यूह और सारलिक का यूज करके कैसे एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं उस पर बेस्ड कम से कम 2 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एकदम। ठीक है, कि कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो हमको पता है चैप्टर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 5 से लेके, ठीक है, चैप्टर 5 से लेके, ठीक है, चैप्टर 9 तक, ठीक है, ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या समझे। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 9 को तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और उसमें भी उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जिससे तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे देखो एक क्वेश्चन सिंपल सा बनता है, ठीक है, सांतत्य। ठीक है, सांतत्य चेक करने वाला। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ ये सांतत्य है कि नहीं, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो चेक करने वाला होता है। ठीक है, तो सांतत्य पे एक क्वेश्चन बनता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को लगा लो बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियर है, कोई डाउट ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे
ना। उसके बाद देखो लघुगणकीय अवकलन, देखो लघुगणकीय अवकलन इंपॉर्टेंट होता है ना, क्योंकि एग्जाम में जब आता है अवकलन करने वाला ना, तो अवकलन करने में हमेशा लॉग वाले फंक्शन का देता है, मतलब वैसे फंक्शन जिनका हम लोग लॉग लेके अवकलन करते हैं। जैसे ये वाला याद है कि अगर y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो गया ऐसा, ठीक है, या y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है। जो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं दोनों पक्षों का, इस टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लघुगणकीय फलनों के जो अवकलन होते हैं, या हम लोग जिसमें लॉग लेके अवकलन करते हैं, या जो a के पावर x टाइप होता है ये टाइप का, ठीक है, इन सब का अवकलन अच्छे से 4-5 सवाल प्रैक्टिस कर लो कि एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, क्योंकि हर बार सवाल पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ठीक है, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन, ठीक है, जो प्राचलिक वाला होता है, ठीक है, मतलब जो x का जो होता है फलन वो होता है t में, और जो y का होता है वो भी होता है t में, तो हमको dy अपॉन में dx निकालना पड़ता है, याद आ रहा है ना। तो इससे भी देखो, अगर तुम देखोगे पेपर में तो इससे भी क्वेश्चन बनता ही, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। एक क्वेश्चन उठा के दे देगा, पूछेगा x इक्वल टू दिया होगा t में कोई फंक्शन, y इक्वल टू दिया होगा t में कोई फंक्शन, पूछेगा बताओ dy अपॉन में dx का मान कितना होगा। तो आराम से हम लोग x का करते हैं अवकलन, y करते हैं अवकलन, आराम से उसके बाद dy अपॉन में dx निकाल लेते हैं, ये करते हैं ना। तो बस आराम से करना। तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से लगाना। बाकी उसके अंदर और भी सारे टॉपिक है, उन सबको भी पढ़ना है एक बार, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, बस इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे। बस इन तीनों पे ज्यादा अच्छे से मेहनत करना है ना। 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और इतना सोचना है कि जब 4-5 क्वेश्चन लगा ले तो अंदर ये फीलिंग आ जाए कि हाँ अब अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो उसके पैटर्न को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें अवकलज के अनुप्रयोग में, तो देखो इसमें क्या आएगा, राशियों के परिवर्तन की दर, ठीक है। और इसमें देखो ना, जो ये वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान और हासमान, ठीक है, वर्धमान और हासमान वाला देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो वर्धमान और हासमान निकालने वाला पूछता है, या तो पूछेगा अंतराल, ये तो दिखाना होगा कि बताओ इस अंतराल में वर्धमान है, ये इस अंतराल में हासमान है ना, ये प्रूफ करने के लिए आएगा। और इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, उच्चतम और निम्नतम, ठीक है, ये निम्नतम होगा, ठीक है। इसको काट के इसको कर लो निम्नतम, इतना समझ जाओगे ना, पढ़े हो, ठीक है। उच्चतम और निम्नतम जो मान निकालने वाला होता है, और इसी में जो पूछता है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ये पूछता है ना, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ, ठीक है, ये टॉपिक, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 12 पूछा जाता है ना। तो इस पर जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से लगा लेना, ठीक है। और इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम होता है जो सिद्ध करने वाला, कि सिद्ध करो कि एक शंकु है, उसका अधिकतम आयतन होगा तो वक्रपृष्ठ जो होगा ऐसे बनेगा, तो उसका जो अर्धशीर्ष का जो कोण होगा, अर्धशीर्ष का कोण tan इनवर्स रूट में 2 होगा। ये सब जो सिद्ध करने वाला होता है, कथन वाला, स्टेटमेंट वाला ना, तो उस टाइप क्वेश्चन को लगाना, उच्चिष्ट निम्निष्ठ में इस टाइप वाले क्वेश्चन को लगाना, और उच्चतम और निम्नतम जो मान वाला जो सवाल होता है उसको लगा लेना, ठीक है। मतलब कम से कम 4 सवाल, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आता है 6 नंबर में या 8 नंबर में आता है ना, तो 4 सवाल उच्चतम अथवा निम्नतम मान पे निकाल लेना, और 3-4 सवाल उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाला, जिसमें हमको प्रूफ करना होता है कि शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट में t है, और ऐसे ऐसे कुछ जो होता है। 4-5 सवाल ऐसे लगा लेना बढ़िया सा। गोले के अंदर महत्तम क्षेत्रफल वाला जो आयत होता है वो वर्ग होता है, इस टाइप का सवाल ना। दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो सिद्ध करो कि इसका गुणनफल उच्चतम होगा जब ये अंकों के योग का आधा होगा, इस टाइप का ना। तो इस टाइप का जो 4-5 सवाल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, बस उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, 5-6 हो जाएगा, समझे। मतलब ये हमेशा आते रहते, तो कम से कम इन सबको तो तुम रट लो एकदम बढ़िया तरीके से ना। चलो अब देखो समाकलन, ठीक है, समाकलन बहुत बड़ा चैप्टर है ना, क्वेश्चन बनता है कहाँ कहाँ से बनेगा पता ही नहीं, लेकिन बस तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग का जो समाकलन करने का जो विधियां होती है ना उस पर ध्यान देना, कि यार समाकलन कैसे कैसे करते हैं उस पर ध्यान दो। और इसमें भी जो ये इस टाइप का होता है कि हाँ रूट में जो द्विघात वाला होता है ax² प्लस bx प्लस में c, ऐसे फंक्शन को कैसे हम लोग अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। और एक लीनियर वाला, जो ये लीनियर वाला होता है ना, कि px अगर ऊपर क्या हो, ऊपर अगर रैखिक हो, और नीचे क्या हो, नीचे अगर रूट के अंदर द्विघात समीकरण हो, तो ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। याद करो इसमें a प्लस v वाला मेथड होता है, इसमें जो होता है ना
याद आ रहा है कि डी डी एक्स ऑफ इक्वल टू करके प्लस में बी वाला मेथड जो होता है, हम लोग ए और बी का मान निकालते हैं, उस तरह करते हैं। तो ये इस टाइप का सवाल, कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे समाकलन करते हैं और इस टाइप के सवाल को कैसे समाकलन करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसी बनता है ना। उसके बाद देखो खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन आता है सिंपल सा, जो ई के पावर एक्स वाला होता है, ई के पावर एफ ऑफ एक्स टाइप वाला ये आता है, या फिर सिंपल सा कि ई के पावर एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है, सिंपल पूछ देगा, बताओ इसका समाकलन क्या होगा, आराम से फर्स्ट इंटू सेकंड का प्रॉपर्टी लगा के आराम से कर लेंगे। ठीक है, और एक ऐसा भी आता है ई के पावर एक्स प्लस एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, इस टाइप वाला जो होता है ये वाला ना, तो लगा लेना। ठीक है, तो समाकलन की विधियां में ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आराम से कर लेना। उसके बाद ये खंडसा समाकलन में ई के पावर एक्स वाला आता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। और देखो इसी खंडसा समाकलन में ना ये भी आता है कि tan इनवर्स x का, ठीक है, समाकलन कितना होगा, जहां पे हम लोग इसमें क्या करते हैं, इनटू मानते हैं 1 इंटू 1 tan इनवर्स x dx, और 1 क्या होता है पहला फलन, tan इनवर्स क्या होगा दूसरा फलन। सही बात है कि नहीं, सही बात नहीं है, इसको मानेंगे पहला और 1 को मानेंगे दूसरा। ठीक है, चलो उसके बाद ये तो एकदम नोट करके छाप लो तो बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये निश्चित समाकलनों के गुणधर्म, इससे तो यार फिक्स है यार। ठीक है, निश्चित समाकलनों के जो 7 गुणधर्म है, उन 7 गुणधर्म को एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक जगह उसे फिर से लिखना है, और हर एक गुणधर्म पे कम से कम 2 सवाल 3 सवाल कर लेना है। ठीक है, और गुणधर्म वाले पे तो जो सवाल है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स 0 से π/2 इसका समाकलन। ठीक है, 0 से पाई, जो प्रॉपर्टी बेस्ड होगा, जो प्रॉपर्टी वाला होगा वो, ऐसा नहीं कि सब, ये x हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, ये वाला सवाल। ठीक है, इस टाइप का जो सवाल होता है, लॉग tan x होगा, tan x dx होगा 0 से π/2, जो ये सब जो इंपॉर्टेंट सवाल एकदम है। ठीक है, जो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है 0 से π/4। ठीक है, लॉग 1 प्लस tan x dx, ये सब सवाल जो बार बार आया हुआ है, जो बार बार आया हुआ है, तो इन सब सवाल को एकदम अच्छे से रट लो एकदम, कम से कम इन सबको तो कई बार लगा लो कि दिमाग में एकदम छप जाए, सोचना ना पड़े। ठीक है, और ये सब सारे के सारे सवाल गुणधर्म से होंगे। 2-4 और सवाल है जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जब भी तुम पेपर देखोगे ना, तो उस पेपर में तुम्हें इन्हीं सब 4-5 में से कोई ना कोई एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 6-7 सवाल को आराम से लगा लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और उसे कैसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान देना। चलो अब देखो चैप्टर 8, देखो समाकलन के अनुप्रयोग में देखो पूछेगा ये वाला ना, कि 2 वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बता दो। ठीक है, मतलब देखो सिंपल तुम्हें ये पूछेगा, पूछ सकता है कि एक देगा परवलय, मतलब देगा एक परवलय का समीकरण, बोलेगा इस परवलय से और एक रेखा से, ठीक है, ये रेखा हो जाएगी x बराबर है, इससे घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। या तो ऐसा सवाल पूछेगा, या तो पूछेगा चलो भैया एक वृत्त है, इस एक वृत्त से एक रेखा से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा पूछेगा। ठीक है, सिंपल सवाल पूछेगा, बहुत कठिन नहीं पूछेगा, और इसका जो छोटा वाला पार्ट है यही वाला एरिया पूछेगा। ठीक है, तो बस आराम से ऐसे क्वेश्चन का अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। चलो अब देखो आता है नेक्स्ट अवकल समीकरण। ठीक है, देखो अवकल समीकरण में क्या होता है ना, देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन बनता है तुम्हारा इससे, कोटि एवं घात से। ठीक है, कोटि एवं घात से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही 1 नंबर का। ठीक है, जिसमें हमें कोटि या घात निकालने के लिए कहता है, कभी कभी 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है इससे। ठीक है, बट ये है कि यार इजी क्वेश्चन बनेगा, आराम से ट्राई करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल निकालने वाला तरीका, कि कैसे निकालते हैं व्यापक एवं विशिष्ट हल। ठीक है, उस पर कम से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जो समघाती अवकल समीकरण है ना, ठीक है, देखो इसको पढ़ लेना और समझ लेना, इस पे ज्यादा नहीं। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं। ठीक है, 2-3 सवाल लगाना। ठीक है, जो 2-3 सवाल तुम्हारे एग्जाम में इस पर आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में दिया होगा, 2-3 क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जो सवाल होता है ना, बनता है लॉन्ग, तो लॉन्ग में ये सवाल दे सकता है पेपर को टफ करने के लिए। बट ये अगर तुम्हारा टारगेट
अगर तुम्हारा टारगेट 95+% है, ठीक है, तो तुम्हें समघातीय अवकल समीकरण को एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उस पर कम से कम 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि समघातीय अवकल समीकरण का कोई भी सवाल पूछे थे हम कर ले, ठीक है, और वो कर लोगे तो तुम 95+ चले जाओगे। मतलब उसको क्रॉस करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो यही है, ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण। अगर तुम पेपर उठा के देखोगे ना, तो हर साल पेपर में जो भी अवकल समीकरण का सवाल दिया होता है उसमें, ठीक है, उसमें रैखिक अवकल समीकरण का ही सवाल दिया होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और रैखिक अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका निकालते हैं समाकलन गुणांक, उसका स्टेप क्या होता है सॉल्व करने का, ठीक है। अगर लास्ट में अगर पूछता है विशिष्ट हल, तो उसमें हम लोग x का और y का मान कैसे रख के सॉल्व करते हैं वो चीज, ठीक है। तो इस चीज को देखना, ठीक है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समघातीय अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि जब भी सवाल आएगा इसी से आएगा, ठीक है। कभी कभी सिंपल वाला जाता है, बात अलग है, इसलिए इसको भी थोड़ा पढ़ लेना। और कोटि और घात तो यार सभी लोग पढ़ोगे क्योंकि ये तो बेसिक है, तो बेसिक तो आना चाहिए। बेसिक एक नंबर देगा तो उसको भी ट्राई कर लेना, अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब देखो आता है हम लोग का वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, सदिश बीजगणित। इसमें देखो एकदम सिंपल होता है। पहले देखो तुमको पता होना चाहिए सदिशों का योगफल, और साथ साथ में देखो हल्का से ये पता कर लेना सदिशों के प्रकार, ठीक है, सदिशों के प्रकार, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन सिंपल समझ जाता है कि ये बताओ सदिश कौन है, अदिश कौन है, ठीक है, सदिश प्रकार कितने होते हैं, मतलब प्रकार कितने नहीं होते, कोई भी एक प्रकार बता के उसके बारे में पूछ सकता है। तो हल्का से ये पढ़ लेना हेडिंग वेडिंग, ठीक है। बाकी तो जो क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन बनेगा सदिशों के योगफल से, ठीक है। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि तुमको देगा फिगर, तुमको ऐसे फिगर दे देगा, ठीक है, बोलेगा हाँ चलो ये ए बी सी है, ठीक है, वेक्टर ए बन गया, वेक्टर बी बन गया, वेक्टर सी बन गया, तो बोलेगा सिद्ध करो कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर सी क्रॉस ए, ये प्रूफ करने वाला चीज, ठीक है। तो अगर तुम्हें सदिशों का योगफल अच्छे से आता है तभी हम लोग त्रिभुज में प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए होता है, ठीक है। या ए बी साइन थीटा, ए बी साइन बी, इस जो प्रूफ करने वाला होता है वो सदिशों के योगफल को बिना अच्छे समझे नहीं आएगा हमें, ठीक है, ऐसी बात है। और इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्या है कि दो सदिशों का गुणन, ठीक है। अब देखो दो सदिशों का गुणन में देखो जो सदिश गुणन होता है ना, दो होता है ना, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखो एक होता है सदिश गुणन, याद आ रहा है, एक होता है सदिश गुणन जिसे बोलते हैं स्केलर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट, नहीं स्केलर नहीं होगा, वेक्टर होगा ना, वेक्टर, ऐसे बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस बोलते हैं ना सीधे सीधे, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सदिश गुणन मतलब क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। तो तुम्हें सदिश गुणन को पढ़ना है और इसके गुणधर्म को भी पढ़ना है, गुणधर्म इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है। सदिश गुणन और उसके गुणधर्म को, और अदिश गुणन, ठीक है, अदिश गुणन जिसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसके गुणधर्म को, ठीक है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से पढ़ना है। सदिश गुणन का गुणधर्म, उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना है, और जो अदिश गुणन है डॉट प्रोडक्ट उसको अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों में से कोई एक देगा, आराम से करना पड़ेगा, या तो ए डॉट बी पे देगा या तो ए क्रॉस बी पे क्वेश्चन देगा। उसमें हो सकता है एंगल पूछ दे, ठीक है, या फिर दे के मल्टीप्लाई पूछे कि बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा, ठीक है। और इसके गुणधर्म पे आता है त्रिभुज का एरिया, आता है चतुर्भुज का एरिया, वो निकालने के लिए एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मतलब देखो सदिश गुणन को पढ़ना है और इसके जो जो प्रॉपर्टीज होंगे, जो जो गुणधर्म होंगे, उन सबको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। वही काम करना अदिश गुणन में, इसको पढ़ना है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, इसके जो बोल सकते हो जो भी क्वालिटी होगी भैया उसको एकदम अच्छे से ढंग से दिमाग में छाप लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा। बाकी मल्टीप्लाई थोड़ी देगा यार, मल्टीप्लाई तो सब लोग कर लेगा ना, मल्टीप्लाई तो सब लोग कर लेगा। चलो अब देखो आता है 3D वाला। देखो 3D में क्या पूछता है, देखो सिंपल सा 3D में पूछेगा रेखा के दिक कोसाइन दिक अनुपात, ठीक है, दिक कोसाइन और दिक अनुपात, ठीक है, यही पूछता है। सिंपल सा एकदम सिंपल होता है, लेकिन ये कर नहीं पाते सब लोग। तो ध्यान देना कि तुम्हें दिक कोसाइन और दिक अनुपात बहुत अच्छे से निकालने आना चाहिए, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी,
दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं? बस डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगाते हैं। अब उस डायरेक्ट फॉर्मूले में, ठीक है, जो ए होता है, A1 B1 और A2 B2, उनको कैसे फाइंड करते हैं वही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें A1 B1 कौन होता है, ठीक है, A2 B2 कौन होता है, उसको कैसे निकालते हैं, उसके बाद बस फॉर्मूले पे बस रख देना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बट दिमाग लगाना होता है कि यार A1 B1 होगा कौन, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, निकालना, इससे भी कम से कम 2 या 3 सवाल लगाओगे, हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूले को लिख देने लग जाएगा, याद हो जाएगा। चलो, उसके बाद एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। देखो, कोण निकालने के लिए पूछता है ना, अगर कोण निकालना होगा ना तो एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल पूछता है तो कर सकते हो। कोण और कोण निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। वेक्टर बी वेक्टर एन अपॉन में वेक्टर बी का मापांक वेक्टर एन का मापांक, फॉर्मूला होता है, उस पर लगाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ कुछ ड्राइव नहीं करना है, बस लगाओ फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब ये तो सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है। देखो, इससे जो है ना क्वेश्चन बहुत सिंपल बनता है। बहुत रेयर कैसे कि क्वेश्चन कठिन बन जाए, बहुत रेयर कैसे, किस्मत खराब होगी तभी, नहीं तो इससे तो देखो इजी क्वेश्चन ही आएगा। क्या होता, सिंपल सा, तुम्हें क्या बोला रहेगा, हमें देखो दो रैखिक समीकरण दिए होंगे, 2 दिए होंगे या 3 दिए होंगे, उसमें पूछेगा बताओ इसका हल क्षेत्र कौन है, तो उसे रंगना होता है, ठीक है। या अगर पेपर को टफ बनाना रहे, ठीक है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या कि हमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन नहीं होंगे, स्टेटमेंट दे देंगे और उसी स्टेटमेंट को पढ़ के हमको अपना समीकरण भी बनाना पड़ेगा और उसे सॉल्व करके उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के आंसर को भी फाइंड करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि बस हमको समीकरण दिया होगा, बस उसका आलेख बनाएंगे और उसमें रंग देंगे, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा इस चैप्टर में कठिन करना रहे, मतलब इस चैप्टर को थोड़ा कठिन करना रहे, तो कठिन करने के लिए क्या होगा, हमको जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसे तुम्हें पढ़ना रहेगा, समझना रहेगा, समझने के बाद तुम्हें समीकरण बनाना रहेगा, समीकरण बनाओगे तो समीकरण बनाने के बाद फिर आगे सॉल्व करना रहेगा, बहुत कुछ करना रहेगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो टफ करने के लिए हो सकता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, बाकी अधिकतर आता यही है, तुमको दिया रहेगा, बस आराम से ग्राफ बनाओ, ठीक है। बट दोनों प्रैक्टिस करना है, जो स्टेटमेंट वाला होगा ना उसको कम से कम 3-4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, कि यार कुछ भी पूछे हम कर ले, इतना आ रहा है कि कुछ भी पूछे हम कर ले, इसलिए छोड़ा ना मत। देखो, पढ़ना सब है, लेकिन जो हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। अब देखो लास्ट चैप्टर है, देखो प्रायिकता, देखो प्रायिकता से बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। देखो, एक बनता है सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमको क्या पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछेगा, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी बी बाई ए पूछेगा। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लो कि पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, पी बी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं, ये सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब अच्छे से आएगा तो आराम से काम हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। ये सब कैसे फाइंड करते हैं, तो इन सब पे अच्छे से कम 2-2 क्वेश्चन सब पे प्रैक्टिस कर लेना कि ए बाई बी कैसे निकालेंगे, बी बाई कैसे निकालेंगे, सब आराम से क्वेश्चन देखना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो, अब आता है, देखो स्वतंत्र घटनाएं। देखो, स्वतंत्र घटनाओं पे सवाल होता है, ठीक है, स्वतंत्र घटना पे सवाल दिया जाता है, ठीक है, कि एक घटना ये, एक घटना ये है, ये और एक स्वतंत्र घटना का देखो एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है, बुक में देखना, बुक में एक इसका एग्जाम्पल होगा, उस एग्जाम्पल को जरूर सॉल्व कर लेना और उसे प्रूफ कर लेना, ठीक है। वो एग्जाम्पल देगा ही देगा ना प्रूफ करने के लिए। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो, अब देखो सबसे लास्ट टॉपिक, ठीक है, देखो बेच प्रमेय, ठीक है। देखो बेच प्रमेय बहुत सिंपल होता है, ठीक है, लगता है कठिन है लेकिन होता है सबसे सिंपल। बेस जो थ्योरम है ना, सबसे थ्योरम बेस थ्योरम होता है, सबसे सिंपल होता है, बट लगता है कठिन है, लेकिन इसको लगा लेना। देखो ये, देखो जो बेस थ्योरम है ना, अगर तुम इसको लगा लोगे तो तुम्हारा मतलब ये रहेगा कॉन्फिडेंस कि हम 95+ बोर्ड एग्जाम में लेके चले आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन आता है तो अधिकतर लड़के नहीं कर पाते हैं, तो तुम अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हो, इसको क्लियर कर लेते हो, तो ये इसके पार चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसी को छोड़ते हो तो नंबर घट जाता है हमारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से इस पर 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और एक जगह लिख लेना, ठीक है। तो इन सब हर एक टॉपिक पर कम से कम 3 सवाल 4 सवाल हमें एक जगह पूरा लाइन से कर लेना है। बस समझी कि नहीं ना? जो टॉपिक दिखाया ना, हर एक टॉपिक पे, ठीक है, हर एक टॉपिक पे हमें 3 सवाल
4 सवाल लिखना है, उसी के जस्ट नीचे 4 सवाल 5 सवाल लिखना है, उन्हीं 4-5 सवाल को कर लेना। और कौन से 4-5 सवाल लिखेंगे, तो अनसॉल्व उठाओ, उस अनसॉल्व में से जो भी है उसको लिख लो, या फिर अपने बुक से ही चैप्टर फर्स्ट का जो जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उन 4-5 क्वेश्चन को छाट के वहीं पे लिख लो। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को वहीं पे लिख लो और उन्हीं को फिर वहीं पे सॉल्व कर लो। ठीक है, आराम से एक हफ्ते में फिर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, और एक हफ्ते बाद जब सारे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो तो उसे बस बार बार देख के रिवीजन करते रहना। ठीक है, चलो। और देखो किसी को लगता है भैया कि अभी हम अच्छे से पढ़े नहीं है, ठीक है, ढंग से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, देखो टाइम तो बहुत कम बचा है। अब तुम ये कर सकते हो, ठीक है, कि क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारा 1-2 चैप्टर का बैकलॉग होगा, बहुत ज़्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, 1-2 चैप्टर का बैकलॉग होगा तो उसे आराम से कवर कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ठीक है, देखो टॉपिक पढ़ लोगे ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर पूरा नंबर लाना तो भाई पूरा तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो तुम्हारा 80% के लिए ठीक था, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो और ढंग से पढ़ना चाहते हो ना, तो देखो शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो शिखर बैच 2.0 है, न्यू बैच है। ठीक है, ज़्यादा बैकलॉग नहीं लगेगा तुम्हारा। ठीक है, सिंपल है, आराम से बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्लास शुरू कर सकते हो, बस पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, बाकी हर चीज़ तुम्हें मिलेगा। देखो इस बैच में डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और तुम्हें स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, सब कुछ दिया जाएगा। तुम्हें बस क्लास में आना है, रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर पढ़ना है, और जो भी अगर 1-2 चैप्टर का बैकलॉग होगा उसे आराम से 1-2 हफ्ते में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगर छोड़ोगे तो और छूट जाएगा और लेट होगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा छोड़ना नहीं है, पछताना भी नहीं है। ठीक है, घबराना भी नहीं है, साथ में आना है, पढ़ना है, रेगुलर क्लास करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, बस हो जाएगा। बस करते जाओ करते जाओ, क्या समझे। ठीक है, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेना है, बस करते रहना है। और बाकी जितना हम बताएं उतना करना है। अगर किसी कुछ भी देखो पूछना होगा तो ये नंबर है 930-570-1375 है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, या जो कुछ पूछना होगा कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, बस अब ये कि अब टाइम वेस्ट मत करना, हम ये कहेंगे रो टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, और जितना हम बताएं टॉपिक, उस टॉपिक पे हर एक टॉपिक पे सबको सवाल लगाना है, और एक जगह रफ कॉपी या कोई पतली कॉपी पे सारी चीजों को लिख लेना है। ठीक है, इतना कर लो, एक हफ्ते तक, एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते में, ठीक है, एक दिन में 2 चैप्टर करो, एक हफ्ते में हो जाएगा। एक दिन में 2 चैप्टर के, दो मतलब 2 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिख के उनको वहीं पे सॉल्व कर लो उसी कॉपी में। ठीक है, एक हफ्ते में कंप्लीट होगा। एक दिन में 2 चैप्टर का कंप्लीट करो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उस हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे 4 से 5 सवाल तुम्हें करना है। टाइम लगेगा 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, उस टाइम को दो। ठीक है, जब एक बार कर लोगे, जब तुम्हारे पास पूरा एक साथ एक जगह मिल जाएगा तो उसे बस रिवाइज करना रहेगा, और रिवाइज करोगे दिमाग में छपता रहेगा। ठीक है, चलो, बाकी करना जरूर, जो हम कहे हैं उसे अच्छे से करना, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, नंबर भी अच्छा आएगा, और आगे तुम अच्छे से पढ़ोगे भी, मन भी करेगा ना। चलो, तो जैसा रहेगा बताना। ठीक है, सभी लोग कमेंट करना ना कि बनाए कि नहीं बनाए। अगर बना लिए तो बाद में बता देना कि हाँ सर जी पूरा कंप्लीट हो गया, अगर नहीं बनाए तो भी बता देना कि नहीं बनाए हैं। ठीक है, चलो, तो बस आज के लिए इतना ही ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।